सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में क्या पढ़ना है ये तो हर कोई बता देता है, पर कैसे पढ़ना है ये सवाल लगभग हर दूसरे एस्पिरेंट का अधूरा रह जाता है। रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि क्या हम इस बार एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। एक तबका जो प्रीलिम्स में आते हुए भी हर बार 2-3 क्वेश्चन गलत करके पीछे रह जाता है, फेल हो जाता है। एक तबका जो प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर पाता है पर मेंस में स्कोर नहीं कर पाता। और कुछ बच्चे ऐसे भी है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं पर इंटरव्यू में आके रह पाए। ये सवाल अगर आपके जहन में भी है, ये समस्या अगर आपकी भी है, तो ये सेशन आप लोगों के लिए। आइए इस सेशन में बात करते हैं कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए कि हम एग्जामिनेशन में मैक्सिमम स्कोर कर पाए। सिविल सर्विसेज वो यूपीएससी हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्जामिनेशन, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, एमपी पीएससी, बिहार पीएससी, यूपी पीएससी, आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उत्तराखंड पीएससी या फिर हिमाचल प्रदेश पीएससी या फिर किसी साउथ के एरिया से अगर चर्चा की जाए तो इन सभी एग्जामिनेशन में एक कॉमन चीज है कि एग्जामिनेशन जो है ये 3 फेज में कंडक्ट करवाते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा दैट इज प्रीलिम्स, देन दी मेंस एंड थर्ड सेक्शन जो होता है वो इंटरव्यू होता है। अगर बात की जाए तो वास्तविक एग्जाम तो मेंस से स्टार्ट होती है क्योंकि यहीं से तो मार्क्स जो है आपके एग्जामिनेशन में जुड़ते हैं फाइनल रिजल्ट। प्रीलिम्स तो सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो ओवर क्राउडेड एग्जामिनेशन हो चुकी है उसमें से एक बड़े तबके को बाहर करने को, जनरल भीड़ को बाहर करने के। परंतु कई बार हम भी उसी का हिस्सा बन के इस भीड़ के साथ प्रीलिम्स में ही बाहर हो जाते हैं। अगर हमारी भी हालत यह है तो हमें हमारे पढ़ाई के तरीकों में बदलाव करने की आवश्यकता है। क्या बदलाव हमें करने चाहिए? शुरुआत में हम जब स्ट्रेटेजी प्लान करें तो हमें हमारी स्ट्रेटेजी प्री प्लस मेंस के आधार पर प्रिपेयर करनी चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आपके हों, जितने भी सब्जेक्ट हों, उनको आप प्रिपेयर कीजिए 3 अलग लिस्ट में। पहले लिस्ट उन सब्जेक्ट की जो सिर्फ प्रीलिम्स में आते हो, जहां से सिर्फ प्रीलिम्स में सवाल आएंगे। सेकेंड वो लिस्ट जो सिर्फ आपकी मेंस एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है या फिर सिर्फ मेंस में वहां से सवाल पूछे जाने। इन द थर्ड लिस्ट जिसको आप एक कोर सब्जेक्ट का नाम दे सकते हो और वैसे बनाइए कि इसमें ऐसे सब्जेक्ट को रखिए जो प्री में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी इंपॉर्टेंट। गाइस, जब तक आपका मेंस कंप्लीट नहीं होगा तब तक प्रीलिम्स में मैक्सिमम स्कोर करना पॉसिबल ही नहीं है। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठे सबसे पहले टारगेट ये रखिए कि आपका जो मेंस का सिलेबस है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाए पेपर वाइज, एंड देन वे हम क्या करें, अच्छा साथ साथ में प्रीलिम्स की स्टडी चलती रहे क्योंकि ये जो मेंस का प्रिपरेशन है ना, यही आपको प्रीलिम्स में मैक्सिमम स्कोर करने में हेल्प करने वाला है। अब पढ़ाई किस तरह से करें, किस तरह से हम हमारा शेड्यूल जो है वो शेड्यूल को डिवाइड करें, क्या काम इंपॉर्टेंट। अगर सिविल सर्विसेज के बारे में बात की जाए तो कुछ असेंशियल चीजें यहां पर आती है जो करनी ही करनी है। पहला, इस पूरे एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का बहुत बड़ा वेटेज है तो हमें एक फोकस करंट अफेयर पे करना है। दूसरा, जनरल स्टडीज जिससे पूरा के पूरा एग्जाम आना है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एंड थर्ड, सिविल सर्विस में जो आपको फोकस करना है वो मैक्सिमम मार्क के लिए फोकस करना है रिवीजन पे कि हम जितना पढ़ रहे हैं क्या उसका रिवीजन कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे असेंशियल कैटेगरी में आती है। अगर जब मैं टाइम टेबल के बारे में बात करूं आपकी पढ़ाई को लेकर तो हम लोगों ने कई बार बच्चों से डिस्कस कर एक थ्योरी जो है वो प्रिपेयर की। वो थ्योरी किस बारे में चर्चा करती है तो वो थ्योरी कहती है 2+1 थ्योरी। 2+1 थ्योरी इन द सेंस जो भी बच्चा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो कर रहा है वो ये कर सकता है कि रेगुलरली अपने साथ डेली वो 3 सब्जेक्ट के साथ में चले। 3 सब्जेक्ट जिसमें 2 सब्जेक्ट को प्राइमरी रखे और थर्ड सब्जेक्ट जिसका वो क्या करे, रिवीजन करे। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट एंड एक सब्जेक्ट जो आप किसमें जा रहे हो, डेली रिवीजन में लेके जा रहे हो। आपने पहला सब्जेक्ट कोई सा भी उठाया, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूं कि आपने पहला सब्जेक्ट उठा लिया ज्योग्राफी का, तो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, सेकेंड सब्जेक्ट आप मान लेते हैं एक तरफ आप पॉलिटी लिए बैठे हैं तो आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और थर्ड सब्जेक्ट रिवीजन में आपने शायद हिस्ट्री ले रखा है या फिर और भी कोई सब्जेक्ट जो आपका कंप्लीट हो चुका है उसको आप थर्ड सब्जेक्ट में ले लीजिए। रोज आप 3 सब्जेक्ट पढ़िए, डेली एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो उस कंडीशन में हम बहुत अच्छी एफिशिएंसी नहीं दे पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप रोज 3 सब्जेक्ट जो है, अगर आपका एक क्लासेस कंप्लीट हो गया है तो आप 3 सब्जेक्ट लेके चलिए, और क्लास कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो अभी आप 3 सब्जेक्ट जो है अपने मिनिमम रख के चलिए जिनकी हम प्रैक्टिस जो है वो करें।
अब इस प्रिपरेशन में जैसे आपने पहला सब्जेक्ट ज्योग्राफी उठाया, इसमें से जहां से भी आपने पढ़ा है आपके क्लास के या जो आपके पर्सनल नोट्स हैं, आप सबसे पहले उन नोट्स के आधार पर एक टॉपिक जो है उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। क्लास नोट्स कंप्लीट होने के बाद जो भी रेफरेंस बुक है वो रेफरेंस बुक आप उठाइए जो आप शुरुआत से फॉलो करते आ रहे हैं। सिविल सर्विस में अगर बात करें, अगर आपने माजिद हुसैन के थ्रू आप पढ़ रहे हैं तो वो उठाइए। अगर आपने एनसीईआरटी के साथ पढ़ाई करना शुरू किया, आप एनसीईआरटी उठाइए। अगर आप नितिन सिंघानिया के तरफ जा रहे हैं तो आप नितिन सिंघानिया को लीजिए। एक कोई भी बुक आप रेफरेंस बुक के रूप में रखिए। जो टॉपिक आपने क्लास नोट से पढ़ा उसको आप फिर क्या कीजिए, रेफरेंस बुक से कंप्लीट कीजिए। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद आपका एक सिनॉप्सिस जो है वो सिनॉप्सिस बनाइए उस एग्जामिनेशन को, उस पर्टिकुलर टॉपिक का। साथ में ही अलग से हमें क्लास नोट्स खुद के नहीं बनाने, सिनॉप्सिस बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम इसके साथ ही हमारा जो सिनॉप्सिस है उसको कंप्लीट करें। ये दोनों होने के बाद मिनिमम 50 MCQ आप इसमें से लगाइए, जिसमें आपके PYQ भी इंक्लूड। वर्तमान का दौर एआई का है गाइस। एआई में आप चैट जीपीटी हुआ, ग्रॉक हुआ, इनसे बात कर कर यहां से आप एमसीक्यू निकाल सकते हैं। और अगर आप यहां से नहीं भी निकाल रहे हो तो बाजार में अरिहंत हो गया, अरिहंत के अलावा घटना चक्र हो गए, ये दीक्षा पब्लिकेशन हो गया। ऐसे पब्लिकेशन है जिन्होंने टॉपिक वाइज एमसीक्यू आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रखे हैं। इन एमसीक्यू को आप फॉलो करके उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो आपने पढ़ाई किया उसका एमसीक्यू आप कंप्लीट कीजिए। अगर आप एमसीक्यू यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यू हो जाने के बाद तीसरा काम आप यहां पे कीजिए, लगभग एक आपका मेंस का आंसर आप यहां से लिखिए। कोशिश कीजिए वो पीवाईक्यू कैटेगरी से आए। अगर पीवाईक्यू नहीं मिले तो आप बेसिक क्वेश्चन फॉर्म करके यहां से एक एमसीक्यू लिखिए, एक मेंस का आंसर लिखिए। इस आधार पर अगर आपने ये टॉपिक कंप्लीट किया तो हम ये मान सकते हैं कि ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, पूरा सही से होगा, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिल गए, आपको ये समझ में आ गया कि एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा, आपको ये भी क्लियरिटी हो गई कि उसमें मेंस में आंसर किस तरह से लिखना है, और उसके सिनॉप्सिस भी आपके तैयार हो गए। तो ये तीनों चीजें आपके ज्योग्राफी की हो जाएगी। अब बात करें कि उसको पढ़ते समय, तो पढ़ने का तरीका जो बचपन में फॉलो हो रहा था उसी तरीके को अपनाएं। पहले एक बार क्लास नोट्स पढ़ने के बाद में एक रफ पेपर आप लोग लीजिए। उस रफ पेपर पर जितना भी आपने पढ़ा है उसको मैप के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू आप, या फिर किसी भी गंदी से गंदी हैंडराइटिंग भले आपकी बन रही हो, उस हैंडराइटिंग में याद कर कर देखिए, उसे मार्क करके देखिए कि क्या आपको सारा के सारा चीज याद है या नहीं। ये कहा जाता है कि क्या सिविल सर्विस में रटना चाहिए या समझना चाहिए। गाइस कुछ चीजें जो है वो समझने की होती है। लाइक फॉर एग्जांपल ये कह दे कि अगर ये मार्कर मैं यहां से ड्रॉप करूंगा तो ये नीचे जाएगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें समझना है। समझना ये है कि बात मार्कर की नहीं, बात ये है कि किसी भी चीज को अगर ऊपर से नीचे फेंका जाएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जाएगी। परंतु बात जब ग्रेविटेशनल के मान की आ जाए, बात जब अकबर के पापा की आ जाए, अकबर के बेटे की आ जाए, या राणा शिवाजी के फोर्ट के बारे में, तो इसमें समझने की कोई बात नहीं होती। उसमें आपको चीजें रटनी ही पड़ेगी। आपको ये ब्रैकेट डिसाइड करना पड़ेगा कि भारत की टोटल एरिया ज्योग्राफी है वो कितना है। उसमें समझने में कोई मतलब नहीं, वो आपको रटना ही पड़ेगा। भारत का कोस्टल एरिया कितना है, रटना पड़ेगा। भारत में सबसे ऊपर कौन सा माउंटेन, सबसे नीचे कौन सा माउंटेन है, रटना पड़ेगा। तो जो बात रटने की है उसको आपको शुरुआत से ही रटते हुए चलना पड़ेगा, उसे बार बार लिखते हुए आप देखिए। अब जो चीज आपने यहां पर फॉलो की सब्जेक्ट फर्स्ट के लिए, सेम टू सेम आपको यही चीज फॉलो करना है सब्जेक्ट सेकंड के लिए। सब्जेक्ट सेकंड जहां आपने पॉलिटी शुरू किया, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपकी जो भी क्लास या पर्सनल नोट्स है वो नोट्स को पढ़िए। देन आप फोकस कीजिए आपकी जो रेफरेंस बुक में आप लक्ष्मीकांत फॉलो कीजिए। और मेंस के लिए एक बार आप सुभाष कश्यप जो है वो पढ़ सकते हैं, आप वो देखिए। इन दोनों को कंप्लीट होने के बाद फिर इसके जो टॉपिक आपने पढ़ा उस पे मिनिमम 50 एमसीक्यू आप लगाइए, और कम से कम एक आंसर राइटिंग जो है कुछ मेंस का वो आप इसके ऊपर कीजिए। अगर ये काम आपने किया, फिर बात वही, जो आर्टिकल है वो आर्टिकल रटे होने चाहिए। 1 से लेकर 150 तक सारे आर्टिकल आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। इसमें शर्म आने की कोई बात नहीं है गाइस, ये कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि हम कई बार देख रहे हैं फैक्चुअल क्वेश्चन के कारण हम चीजें गलत कर जाते हैं, हमें याद नहीं होता। अंदर क्या कहता है आर्टिकल वो समझने की आवश्यकता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है, पर वो आर्टिकल है क्या ये रटा होना चाहिए। इसमें आपको रटने पर क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा फोकस जो है वो फोकस करना पड़ेगा। वो यहीं से आपकी कहानी जो है वो शुरू होगी। और अगर ये आर्टिकल आपको रट गए तो बाद में आपको यहां से कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा है। अंदर की थ्योरी आप मेंस के साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं।
अच्छा, जो चीज आपने सेकेंड सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर की, वैसे ही आप एक काम कीजिए कि एक कोई भी सब्जेक्ट जो आपने पहले पढ़ा था उसको साइकिल में आप रिवीजन पे ले लीजिए। और अगर मान लो आप इस चीज का रिवीजन कर रहे हैं तो इस रिवीजन में भी वही चीज फॉलो कीजिए, जो आपने नोट्स बनाए तो उसको पढ़िए। फिर कोशिश कीजिए कि बिना देखे उस सब्जेक्ट का सिनॉप्सिस तैयार करने का, कि क्या हमें मैक्सिमम चीज याद है या नहीं। इस तरह से आप अपना जो जीएस है वो जीएस प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इस स्ट्रेटेजी में पढ़ने में अगर हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के साथ भी वही कीजिए। मैक्सिमम पढ़ाई आप फ्लो चार्ट और मैप के साथ कीजिए। मैप के साथ इन द सेंस फ्लो चार्ट अगर बात की जाए तो अगर आप बढ़ रहे हैं कि मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर में वन बाय वन सारा रूलर, बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहां आया, फिर औरंगजेब आया, किसने क्या किया, ये सारा के सारा बिना देखे फ्लो चार्ट बनाने की कैपेसिटी हमारी होना चाहिए। अगर कोई मुजबानी पूछ ले तो हमें सारे इवेंट वन बाय वन रटे हुए होने चाहिए। इसको मैं रटना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका वास्तविक मीनिंग ही यही। समझकर हम इसको नॉवल बेसिस पर अगर पढ़ने की कोशिश की तो हम बहुत ज्यादा रिजल्ट यहां से नहीं निकाल पाए। समझने का पार्ट, हमें आंसर राइटिंग में खुद को डेवलप करना है और वो स्किल्स आप यहाँ कीजिए। अगर गाइज आप ये काम करते हैं और एक सब्जेक्ट या 50 एमसीक्यू लगा भी रहे हैं तो आप डेली 150 एमसीक्यू कर रहे हैं और मिनिमम 3 मेंस के आंसर्स जो है वो आप लिख रहे हैं जीएस वाले सेगमेंट से। और अगर आप 3 आंसर रोज लिख रहे हैं तो आप महीने के 100 आंसर्स कंप्लीट कर रहे हैं और लगभग आप क्या कर रहे हैं तो 4,500 के आसपास एमसीक्यू। इतना अगर आप एक महीने में प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्त, तो आप खुद समझ सकते हो कि आप एग्जाम के पास में किस तरह से जा रहे हैं। शुरुआती तौर आपका ये हो गया कि इस तरह से हम पढ़ें। बात आती है नोट्स की, तो नोट्स जितने छोटे होंगे उतने अच्छा होगा, क्योंकि हम पूरे के पूरे आंसर्स याद करके एग्जाम में लिख नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम में आंसर्स पूछे ही नहीं जा रहे, वो क्वेश्चन पुराने सेट तो है नहीं, इसलिए वो हर बार नया पूछेगा। तो आपके पास फैक्चुअल डिटेल जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। एडिशनल पार्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस एडिशनल पार्ट में ये होगा कि हम जितना मैक्सिमम आंसर राइटिंग करेंगे उतना अच्छा। तो फैक्चुअल एमसीक्यू आपका हो गया, साथ में आंसर राइटिंग वाला पार्ट। ये स्ट्रेटेजी आप जीएस के लिए क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका पीवाईक्यू वाला सेगमेंट वो भी कंप्लीट हो जाएगा, वो पीवाईक्यू के साथ साथ इसी पर्टिकुलर पार्ट में आपका जनरल स्टडी का पार्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको 2+1 थ्योरी बताई, आप ये मंडे टू फ्राइडे फॉलो कीजिए रेगुलर। अब जो 2 दिन आपके बचते हैं, सैटरडे एंड संडे वाला, इसमें आप कुछ नया मत पढ़िए। इन 2 दिनों में आपने जो मंडे टू फ्राइडे पढ़ा था उसका आप रिवीजन कीजिए। उस सब्जेक्ट का भी जो आप ऑलरेडी रिवीजन में, उसका भी आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि मंडे से फ्राइडे आपने उसे पढ़ा। साथ ही साथ इस वाले दिन आप पूरा एक एग्जाम का FLT फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, जो आपको हर जगह मिल जाएगा। कल्पाक्ष अपने ऑफलाइन सेंटर पर भी इसे कंडक्ट करवाता है और बाकी इंस्टीट्यूट के भी आपको FLT मिलना है। संडे को हम FLT रोज लगाना है, मतलब लगाना। साथ ही साथ कुछ मेंस के आंसर प्रिपेयर करके देखिए, तो इससे आपकी जो स्टडी जो आपने मंडे टू फ्राइडे किया था उसको एक नया बल जो है वो मिल जाना है। एंड नाउ द थर्ड पार्ट कम्स, और वो आता है आपका जिसको मैं अगर कह दूं तो करंट अफेयर का। करंट अफेयर के लिए क्या है गाइस, करंट अफेयर को लेकर एक बहुत बड़ा मार्केट जो है वो कवर किया जा चुका और कई सारी बातें करंट अफेयर को लेके की जाएगी। हमें क्या करना है, ये जो एनालिसिस पे आप फोकस करते हैं गाइस, एनालिसिस में आप कुछ गेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि करंट अफेयर में न्यूज तो आती, फैक्ट्स तो आपके काम के होते हैं, पर फैक्ट के साथ जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको एक कंटेंट मिलता है, जिस कंटेंट के साथ आप मेंस में आंसर लिख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए न्यूज़पेपर पढ़ने की। कोई सा भी न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर जो है उसको डेली आप पढ़िए। अच्छा, कितना समय इसको देना है, तो 1 आवर का टाइम आपको लगभग न्यूज़पेपर को डेली देना है, मतलब देना है, जिसमें मिनिमम 30 मिनट्स आप क्या कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। 30 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में एक कोई भी करंट अफेयर का जो वीडियो चल रहा है, जैसे कल्पाक्ष अपने चैनल पर 10 to 15 मिनट्स का एक डेली करंट अफेयर वीडियो प्रिपेयर करता है, आप उसको देखिए, उसकी क्वालिटी आप समझ जाइएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। तो एक 10 to 15 मिनट्स का वीडियो आप यहां पर देख लीजिए, और इसके साथ साथ ये दोनों होने के बाद में यहां से कुछ बेसिक क्वेश्चन निकालकर प्रैक्टिस कीजिए, और किसी भी आर्टिकल पर एक क्वेश्चन बनाकर मेंस का आंसर लिखिए। ये अगर आंसर आप कर रहे हैं तो आपको एक एडिशनल हेल्प जो है वो करंट अफेयर में मिल जाएगा।
अब समय की अगर बात की जाए तो 3 सब्जेक्ट आपने लिए। सबसे पहला 2+1 थ्योरी में अगर बात की जाए तो आप अगर क्लासेस कहीं जा रहे हैं तो 1.5 आवर से लेकर 2 आवर का टाइम एक सब्जेक्ट को दीजिए, तो 2-2 घंटे करके आपके 6 घंटे वो हो गए। एक ये 7.5 घंटे का समय ये आपका खाली जीएस और इस सब चीजों को ले जाएगा। 1 घंटा आपके पास एडिशनल प्रैक्टिस के लिए बच जाएगा। बट अगर आप क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो आप 3-3 आवर का ब्रैकेट बना सकते हैं। 3 आवर फॉर सब 1 सब्जेक्ट, तो 3 9 आवर, 9 घंटे का समय आपका यहां बनेगा और 1 से 1.5 घंटे आपका करंट अफेयर का। अगर इस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं, डेली पीवाईक्यूज लगा रहे हैं, डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मान के चलिए आप एग्जाम के लिए ज्यादा रेडी होंगे और आप में कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये चीज शुरुआत से कही गई और यही चीज आप में एक एडिशनल बूस्ट जो है कॉन्फिडेंस वो लेकर आने वाली। तो ये तरीका है जो हमें लगता है कि एक बच्चे को पढ़ाई के समय रखना चाहिए और इस तरह से पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई में आपको 2 चीजें निकालनी पड़ेगी। पहला कि क्या चीज जो है वो समझना है और किस चीज को हमें रट्टा मारना है। जो चीज रट्टा मारने की है गाइस, उसको समझने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, उसको रट डालिए, उसको मैक्सिमम टाइम बनाएं। जितने मैप आप बना सकते हैं मैक्सिमम मैप बनाएं और कोशिश कीजिए फ्लो चार्ट और मैप के साथ पढ़ने के। ये वो तरीका था जो बेसिक हम क्लास के अंदर बच्चों से बात करते कि इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। इसको एक बार फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद स्टिल अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो रेफरेंस में नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप हमसे वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।